Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. How are you? We are fine, ma'am. And We are fine, and what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े भाई साहब कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। इनके जीवनी के बारे में हमने अभी yes, ma'am. बताया था आप लोगों को। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। उत्कर्ष बेटा चलिए आप शुरू कीजिए। उत्कर्ष। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे थे। मैंने भी उसी उम्र में पढ़ना था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम से महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। भवन बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी हो तो मकान कैसे पायदार मैं छोटा था, वह बड़े मजबूत, यानी बड़े भाई मैं छोटा साल बड़े थे, लेकिन उनकी जो है पढ़ाई दोनों लोगों की साथ शुरू हुई, है ना। तो एक साल में Yes, ma'am. 2 साल में जो है कभी कभी 3 साल लग जाता था उन्हें एक क्लास को पास करने में, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर थे। सुबह कहा जाता है ना, नींव अच्छी होनी चाहिए। जब नींव अच्छी मजबूत होती है तो महल भी मजबूत बनता है। जिसकी प्रारंभिक शिक्षा अगर मजबूत नहीं होती है तो बाद में जो है इतना भी कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे तो उतना जो है ये नहीं हो पाता है। और जबकि ये छोटे थे लेकिन ये ज्यादा चालाक थे। चलिए आकृति आगे पढ़े आप। मेरे छोटे थे, मेरे छोटा वह बड़े थे। मेरी उससे 9 साल की चलिए अभिषेक आप पढ़ेंगे। 14 साल के थे। 14 साल के थे। आकृति स्टॉप, आकृति स्टॉप। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हर दिन किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ, आवाज तेज कर। सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों दरअसल भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी अभिषेक स्टॉप, अभिषेक स्टॉप। कोई जान पाया अभिषेक कहाँ पढ़ रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ चलिए आगे पढ़िए। यस मैम।
कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछने ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसकी ध्वनि में पूछा जाता था कि इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरगेरा नत्थु कहरा कभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम इतने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितना मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों देखते हो। अगर नहीं देखते, जो या तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम जो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दरवाजे पर पढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें उम्र गंवानी है, पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह तो बेहतर है अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर करें। देखिए बेटा, तो बड़े भाई साहब होने के नाते वो प्रेमचंद जी को समझा रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल के छोटे हैं उनसे, और हमेशा गुल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, उनका दिमाग खेलने में ज्यादा लगता है। और बड़े भाई साहब मेहनती हैं और पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, क्योंकि उस समय पढ़ाई बहुत कठिन थी। तो भले ही 1-2 साल 3 साल लग जाते थे क्लास पास करने में उनको, फिलहाल वो मेहनत करते थे। वही अपना उनको बता रहे कि मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, न कभी मेला देखने जाता हूँ, न किसी से मिलने जुलने, घूमने टहलने, न कभी क्रिकेट हॉकी खेलता हूँ, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता हूँ। फिर तो मुझे 2-3 साल लग जा रहे हैं एक क्लास में पढ़ने, पास होने में, और तुम जब इस तरह से खेलोगे कूदोगे तो तुम्हें तो पूरी उम्र लग जाएगी एक क्लास पास करने में। तो भाई बड़े होने के नाते उनको सीख दे रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए। श्रेया। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्तिवाड़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो
दर्जे में अव्वल भी उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक 5 से 6 घंटा तक वॉल ग्रामर, के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। यानी सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बना डाला उन्होंने, है ना। जब भाई साहब ने इन्हें इतना डांटा होता तब ये अपने पढ़ने का टाइम टेबल देखते हैं क्या दिन उनकी पढ़ाई होती है। खुशी, चलिए आगे। मगर टाइम टेबल बना लेकर एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना, अवहेलना अवहेलना का मतलब जो टाइम टेबल बनाए उसके अनुसार काम ना करना, उसकी उपेक्षा करना, है ना, शुरू हो जाता पहले ही दिन से। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की वह दाव घाट, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और का अवसर मिल जाता। उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में ही आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खा कर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। देखिए, इतना समझाने के बावजूद टाइम टेबल बनाते हैं वो, और फिर टाइम टेबल में सुबह से शाम 10 बजे रात तक लगातार पढ़ते रहना, फिर नाश्ता पानी, स्कूल जाना, सारी चीज की टाइम टेबल उन्होंने बना लिया। लेकिन जो दिन भर खेलने वाला हो, मौका मिलते ही खेलने वाला जो बच्चा होता है, वो टाइम टेबल बना के पढ़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो गई। भले ही भाई साहब 4 फटकार दें, उत्साह लेते थे, लेकिन मौका निकाल कर खेलने निकल देते थे। हॉस्टल में दोनों भाई एक साथ पढ़ने गए थे। चलिए, अब आ जाता है परीक्षा की घड़ी आ गई है। अनुराग, 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 चलिए यस मैम। आप पढ़िए। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। दर्जे में प्रथम आया। बेटा स्पीकर मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा।
भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने शरीक लगा, यानी होने शामिल, लगा। शरीक होना यानी शामिल होना। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी बेटा स्पीकर पे सही से बोलिए, आवाज आ नहीं रही आपकी। अनुराग, अगर फिर उन्होंने मेरी फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ही हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससाहत सत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझे पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर मगर भाईजान, भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान मिटा दिया। कोई उसे पानी देने चुल्लू, वाला भी ना बचा। एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। तुमने दीन तो दुनिया अभी से केवल गया। स्टॉप। देखिए, रावण के बारे में उन्होंने सब बता डाला। क्यों? सही कहा था या गलत कहा था उन्होंने? सही कभी कभी बेटा सही भाग्य भी होता है। भाई साहब मेहनती थे, इतनी मेहनत से पढ़ते थे, नहीं पास हो पाते थे। लेकिन प्रेमचंद जी छोटे थे, मेहनत भी नहीं करते थे और क्लास में अव्वल आए, पास हो गए, तो उन्हें घमंड हो गया अपने आप पे, है ना? कि अगर भाई साहब कुछ कहेंगे तो मैं उन्हें लताड़ दूंगा, तो झगड़ा करके क्या दूंगा। आप बहुत मेहनत करके आँख फोड़ फोड़ के पढ़ते हो, क्या हुआ, फेल हो गए। मैं तो आराम से गुल्ली डंडा खेला, उसके बाद भी पास हो गया, है ना? तब भाई साहब जान गए थे इनके कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है मुझे जवाब दे दे, इसलिए चुप्पी साध लिए। लेकिन जब एक दिन ये सुबह से गए और खाने के टाइम पर आए गुल्ली डंडा खेल के, तब उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया और रावण का इतिहास बता डाला। देखिए, हम सभी किसी के चरित्र को जब पढ़ते हैं बेटा, उससे कुछ सीख लेने के लिए पढ़ते हैं। उसके चरित्र की अच्छाई बुराई को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसकी आचरण में, उसकी जो चरित्र है उसमें क्या खूबियां हैं, उसको हमें जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए। रावण चक्रवर्ती सम्राट था, देवता भी उसके गुलाम थे, लेकिन फिर भी अभिमान उसको हो गया कि मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। तो जो भी व्यक्ति अभिमान करता है उसका जानो पतन निश्चित है। वही चीज इनके भाई साहब ने इन्हें समझाया। ठीक है? यस चलिए, आप पढ़ेंगी अब आगे। अलका, यस मैम। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। अब तो तुम्हें आगे बढ़ चुकी, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, कंधों के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ
लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह होता है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिखा और सब नंबर गायब। पहले होता था ना, इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे कि जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, है ना। ऐसे हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, यानी उस राजा के सरनेम को प्रथम द्वितीय तृतीय करते हुए सभी लोग नाम डालते आते थे, उसके जो वंश वाले होते थे, है ना। तो उसमें अगर कोई हर राजा का अपना अलग अलग काम होता था, लेकिन आपने पूछा कि सन में इस हेनरी ने कौन सा काम किया, तो आप अगर सन गलत लिख दिए, हेनरी प्रथम की जगह हेनरी द्वितीय लिख दिए, तो आपका सारा नंबर गलत मान लिया जाता था। वही चीज यहाँ समझाया गया है। हाँ चलिए अलका। सिर्फ भी ना मिलगा, सिफर भी हो। किस ख्याल में दर्जनों और सब नंबर गायब। तो जेम्स हुए दर्जनों, विलियम, कोडियो, चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इस विभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चाहरम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक ही नाम के 7-7, 8-8 लोग हो जाते थे। इन लोगों को नाम भी रखना नहीं आता था। एक ही नाम को बार बार प्रथम द्वितीय तृतीय करके लोग कर गए थे। अगर मुझसे पूछे होते तो मैं हजारों लाखों नाम बता देता। चलिए काव्यांशु, आप बुक ही लेके नहीं बैठे हुए। मुस्कान बेटा आप चलिए। मुस्कान। यस मैम। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, आ बा जा की जगह आ जाबा लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बाजा और आ जाबा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डालें और इसी रटनंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा या आधा ही रहे। मेरी भला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए।
कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समझ की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी काम को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी, है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो वो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। इतना सारा जो है सीख बड़े भाई साहब उनको दे रही है। आप लोग भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं कि नहीं? समय की पाबंदी, हाँ यस मैम। आ रहा है ना? समय की यस पाबंदी मैम। निबंध आप लोगों को दे दिया जाए 4 पन्ने में लिखने के लिए। आप लोग लिख पाओगे? कितने लोग लिख पाएंगे? नो मैम। हाँ? नहीं लिख पाओगे? काव्यांशु, उत्कर्ष, कितना लिखोगे बेटा समय की पाबंदी पर? उन्होंने इतना समझा डाला। समय जो है, आज समय बहुत मूल्यवान होता है बेटा। एक बार जो समय आप लोगों को मिला हुआ है पढ़ने के लिए, अगर उस समय को सदुपयोग आप नहीं कर पाते हो तो वापस यह समय नहीं मिलेगा। उनको हाथ में रख के पढ़ने का समय मिला। मान लो एक बार पास कर गए तो कोई जरूरी थोड़ी दोबारा भी पास हो जाए खेल कूद कर, क्योंकि हर साल पढ़ाई का स्तर जो है वह कठिन होता जाता है। तो बच्चे नर्सरी एलकेजी में होते हैं, उनको केवल वर्णमाला सीखना होता है, उसके बाद फिर मात्रा ज्ञान, फिर मिलावट अक्षर। तो जैसे जैसे एक क्लास बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी जो है पढ़ाई कठिन होती जाती है। तो वही चीज को भाई साहब बता रहे हैं उनसे कि बेटा एक बार आप पास कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप दोबारा पास हो जाओ, क्योंकि सारा चीज उन्होंने बता डाला कि हर विषय की पढ़ाई में कितना जो है टिपिकल होता है। और फिर अध्यापक की भी उन्होंने कुछ टिप्स बताए कि अध्यापक लोग कैसा बच्चों के लिए सोचते हैं, बच्चे कैसा करते हैं। इसमें कुछ चीजें जो है अध्यापक के लिए भी सोचने वाली चीज उन्होंने लिखा है। इसके बाद जो है आगे चलिए। खुशी, खुशी, आदर्श आप नहीं पढ़ोगे? आदर्श, आदर्श, चलिए खुशी। आदर्श लाइन पे लगे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। क्यों आदर्श? बेटा आपके पास बुक नहीं है? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए खुशी बेटा आप ही पढ़िए। खुशी, पहले स्पीकर ऑन करो। खुशी आप पढ़िए, थोड़ा तेज आवाज में पढ़िएगा। फिर
सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आपने उस पैसेज को ही छोड़ दिया जो आप मुस्कान पढ़ के छोड़ी थी, उसको पूरा करना चाहिए था ना। नीचे वाला स्कूल का समय निकट था। स्कूल का समय निकट था नहीं, हाँ बेटा। जाने इस माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का सो भयंकर चित्र खींचा था। उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर नहीं, यह नहीं भागा, ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर स्टॉप। हाँ, तो चलिए बेटा, तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया कि कितना भी भाई साहब उनको समझाते थे लेकिन उनका मन जो है वो पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता है। उन्होंने खुद ही अपने बारे में लिखा है, यानी जो भी उनकी भाई साहब की चरित्र विशेषता थी उसको भी उन्होंने उजागर किया है। उसके साथ ही साथ उनके अंदर जो विशेषताएं थी, जो अच्छाइयां थी या कोई बुराइयां थी, उसको भी उन्होंने लोगों के सामने रखा है। चलिए बेटा, इसका जो है और अगला अंश हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो है समाप्त हो रहा है। तो एक बार आप लोग घर पे इसको दोहरा लेंगे, क्योंकि अगले सेशन जब हम पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसको भी पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस भी होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज है कि इसमें उर्दू शब्द ज्यादा हैं, तो आप लोग ढूंढकर अपने नोटबुक पर उर्दू शब्दों को लिख लेना, ठीक है। यदि आपको सब शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, उर्दू शब्द है ना, तो सारे उर्दू शब्द को एक लाइन में आप लोग लिख लेना, उसका हिंदी एक लाइन में। जो नहीं समझ में आ रहा होगा आपको उसको हम बताएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. शब्दों का अर्थ हमने बताया है, इसके बावजूद अगर और कोई शब्द नहीं समझ पा रहे हो उसके अर्थ को, उसको हम बाद में बता देंगे। ये चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। Yes, तो ma'am. आज का सेशन बेटा हम यही कर रहे हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। आगे की जो है भाई साहब के बारे में जानकारी अगले सेशन में होगी। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.